गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे, ठीक है। और बोला था डीपीपी से आप लोग ट्राई भी करना क्वेश्चन। चलो आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आ जाओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल। तो आपको पता है जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें क्या लगता है? टॉर्क लगता है, घूमता है, ठीक है। अब करंट कैरिंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं उसमें टॉर्क लग रहा है। इसी को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ाया था जब हम गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट कर रहे थे, एमीटर में और वोल्टमीटर में। बोला था जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरा वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझाऊंगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते थे, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कन्वर्ट करते, ठीक है। अब देखो डायग्राम साथ साथ बनाने स्टार्ट करो, तो जैसे डायग्राम बना हुआ है कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये कॉन्केव कट क्यों किया गया? ठीक है, देखो इधर हम चाहते तो डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन हमने इसको एक पर्टिकुलर शेप में क्या किया है, कट किया है, ठीक है, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कॉन्केव कट जो मैग्नेट है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेडियली जाएगी, अभी बताएंगे रेडियली क्यों। ये जो मैग्नेट है इसको कॉन्केव कट क्यों, कॉन्केव मतलब दबा हुआ है ना। जो सरफेस दबा हुआ होता है उसको हम कॉन्केव बोलते हैं, जो सरफेस उभरा हुआ होता है उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्केव कट मैग्नेट है, ये दोनों, ये कॉन्केव कॉन्केव कट मैग्नेट। तो आप लोगों ने पूछा क्यों सर कॉन्केव कट मैग्नेट हमने क्यों यूज किया, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोवाइड, ये भी तो पूछ सकते हैं, वो अभी आपको बताएं, ठीक। टू प्रोवाइड टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोवाइड रेडियल, एक एक लाइन लिखना है, टू प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक, टू प्रोवाइड। ये जो सर्कुलर दिख रहा है ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन। ये क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है। ये जो ऐसे लगा हुआ है इसको स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग से हमने एक निडल अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये निडल अटैच कर दिया और यहाँ पे एक स्केल बना हुआ होता है, ठीक है।
इस स्केल में डिविजन्स बने हो, ऐसे डिविजन्स बने, ठीक है। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये नीडल को क्या करना चाहिए, घुमाना चाहिए, तो वहां से हमें क्या मिलती है, रीडिंग। जितने भी एमीटर, वोल्ट मीटर या जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो किसी कोई रीडिंग देते हैं, वोल्ट मीटर बनाया आपने, एमीटर बनाया है, उन सब में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। मीटर, ये आपका पॉइंटर है और ये आपका स्केल है, और ये आपका सॉफ्ट आयरन कोट है। ये जो वायर ऐसे लपेटे गए हैं, ये क्या है, कॉइल्स है, ठीक है, कॉइल्स। मान लो एक बॉटल लिया, ठीक है, जैसे मान लो ये बॉटल है, इधर ध्यान दो, इस बॉटल को ऐसे रखा हुआ, ठीक है। इन रियलिटी ये बॉटल क्या है, खोखला है, हॉलो है, ठीक है, और ये आयरन का बना हुआ, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ। अभी ये भी बताएंगे सॉफ्ट आयरन कोट क्यों यूज किया है, क्योंकि ये आयरन कोट मैग्नेटिक फील्ड को, इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथन कर देता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में ये भी हेल्प करता है, और यूं कहें हिस्टेरेसिस लॉस को ये कम कर देता है, ठीक है। तो आप फ्रंट से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा क्या, क्रॉस सेक्शन ऐसे रखा हुआ। अब वायर के क्या किया है, वायर को बाउंड कर दिया, वायर को ऐसे बाउंड कर दिया, देखो ऐसे वायर कर दिया और ऐसे बाउंड कर दिया, ठीक है, ऐसे आपने बाउंड किया हुआ है, ओके, समझ पा रहे हो, ऐसे वायर को इसने बाउंड कर दिया उस सिलेंडर को, ठीक है? तो इसमें करंट जा रही है। अब ये क्वायर जो है वो करे अपने ये बोतल लिया, बोतल सिलेंड्रिकल आयरन कोर का बना हुआ था, सिलेंड्रिकल आयरन कोर, या उसके क्रॉस आपने क्या किया, क्वायल को लगाया, इसी के ऊपर नहीं बाउंड कर दिया है, थोड़ा सा गैप है, ठीक, क्वायल को आपने लगा दिया, क्वायल पे टॉर्क लगेगा। ये भाई साहब क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते और हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर देते थे, इसलिए इसको हमने लगाया सॉफ्ट आयरन को, ये यूनिफॉर्म, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेट, ये भी हमने पढ़ लिया। वाई सॉफ्ट आयरन, आपके दिमाग में आया है वाई सॉफ्ट आयरन को ये क्या लगा हुआ है, स्पाइरल स्प्रिंग, ये क्या है, स्पाइरल स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल, ठीक है, वाई सॉफ्ट आयरन को, सॉफ्ट आयरन को क्या करता था, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता था, तो इंक्रीज द, तो आंसर में लिखोगे आप लोग, टू इंक्रीज द, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो कि कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, रेडियल, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। और ये क्या है, स्पाइरल स्प्रिंग, जैसे ही स्क्वायर पे टॉर्क लगेगा, ध्यान दो सभी लोग, जैसे ही स्क्वायर पे टॉर्क लगेगा, मान लो सॉरी करंट अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इस पे टॉर्क लगना स्टार्ट हो जाए, करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे टॉर्क लगता है, करंट आपने दिया इसको, यहाँ पे ऐसे दो जॉकी लगे होंगे, आप करंट अप्लाई करोगे, ठीक है, ऐसे इस बोर्ड पे यहाँ पे आपने वायर अटैच करके एक वायर यहाँ पे अटैच करके, ठीक है, अब करंट इसमें कॉइल में फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इस पे टॉर्क लगा, जैसे ही टॉर्क लगेगा, इधर ध्यान दो सभी लोग, लिखना बंद करो, जैसे ही टॉर्क लगेगा, ये स्पाइरल स्प्रिंग क्या करेगा, अपोज करेगा, स्प्रिंग ये जो स्प्रिंग क्या होता है नेचुरली, तो जैसे पड़ा है वैसे ही रहना चाहेगा ना, अगर आपने ज्यादा स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे आप एक्सटेंशन बढ़ाना चाहोगे, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा आता है क्या, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो एक्सटेंशन कम हुआ, एक्स कम है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एफ बराबर के एक्स, एफ बराबर के एक्स, अगर स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तुमको, कब स्ट्रेच करोगे तो कम, वैसे भी यहाँ पे जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, ये स्प्रिंग इस पे क्या लगाएगा, पॉइंटर पे रिस्ट का, ये अपोज करेगा, क्या करेगा स्प्रिंग, अपोज करेगा, ठीक है, ओके, चलो अब इसका थ्री डायमेंशनल व्यू भी देख लेते हैं। ये दोनों मैग्नेट है जो कि परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझिए, इसके बाद लिखना है आपको वर्किंग प्रिंसिपल, घर पे जाया करो तो थोड़ा सा सर्च वगैरह किया करो, इमेज वगैरह मूविंग कॉइल, तो घर पे जाना है, एक बार आप लोग 3D डायग्राम देखो या एक्सपेरिमेंट देखो यूट्यूब पे, व्हेन दी अप्लाई करें, व्हेन दी अप्लाई करें इन ए कॉइल, ऐसे लिखो, करंट कैरिंग कॉइल, आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन
मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड gets deflected because torque acts on, ऐसे torque acts on it, या ऐसे लिख सकते थे torque act on a current carrying coil placed in uniform magnetic, ठीक है, torque acts on। अब जैसे ही आपने एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसमें क्या काम कर रहा है, टॉर्क काम कर रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, ये पढ़े हो, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, या ये भी तो पढ़े हो, टॉर्क बराबर एम क्या होता था, एन आई ए इंटू बी। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है ना क्या होता था, आई इंटू ए, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन इंटू आई इंटू ए। अभी कॉइल में एक टर्न तो है नहीं ना, खूब सारे टर्न्स देखा हमने वहां पे, ओके, तो क्या लिखोगे, एन आई ए बी साइन थीटा, ओके। इस एंगल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री, क्या रहता है 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक। तो यहाँ पे लिखोगे टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1, तो टॉर्क क्या आ गया, इसको कई लोग ऐसे भी लिखते हैं डी आई एन, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने रेडियल मैग्नेट कट क्यों किया, कॉन्केव कट मैग्नेट ही क्यों लिया, सभी लोग इधर ध्यान दें। अगर मान लो मैं कॉन्केव कट मैग्नेट नहीं लेता, यहाँ पे देखो ये है, ठीक, अगर मैं कॉन्केव कट मैग्नेट नहीं लेता, इधर ध्यान दो सभी लोग, थोड़ा समझ लो, आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी करेंगे। ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है, ओके। बताओ फील्ड लाइन किधर से किधर तरफ जाएगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ओके। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आपने क्या रख दिया, एक करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल रख दिया, एक करंट कैरिंग कॉइल रख दिया, यहाँ पे करंट आई जा रहा है, ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है क्या, नहीं, ठीक है। जैसे जैसे कॉइल मूव करेगा वैसे वैसे थीटा चेंज होगा, थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, थीटा यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, ओके। यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं, और ये साइंटिस्ट को बहुत परेशान करता था, यार हमेशा क्या करें कि थीटा मुझे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर टू द कॉइल होगा, जैसे जैसे कॉइल मूव करेगा वैसे वैसे वो थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, थीटा कांस्टेंट नहीं है। उन्होंने कहा यार देखो करंट भी हम वेरी करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स वैल्यू, करंट हम वेरी करा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक कॉइल लिया, एक सर्टेन सेट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल लिया तो उसमें नंबर ऑफ टर्न भी फिक्स हो गया, आपने मैग्नेट लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, आप क्या कर वेरी करा सकते हो करंट, ठीक है। एरिया तो फिक्स हो गया, एरिया फिक्स हो गया, ठीक है। उन्होंने देखा अगर मान लो मैं ये थीटा 90 डिग्री नहीं करता तो यहाँ पे क्या था साइन थीटा आता, तो उनको दो चीजें परेशान कर रही थी, करंट और एंगल। उन्होंने दिमाग लगाया ऐसा कुछ काम करते हैं ताकि ये जो एंगल है ये कांस्टेंट हो जाए, तो उन्होंने बोला इसको कट कर दो, इन्होंने इसको क्या कर दिया कट कर दिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमेशा क्या आएगा रेडियल आएगा, क्या आएगा रेडियल, और हमेशा ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, देखो हमेशा ये सरफेस की क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है रेडियल यहाँ पे, और इसी के क्रॉस में आपने कॉइल को बाउंड किया हुआ, ठीक है समझ गए। ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये भाई साहब कांस्टेंट होगी। आपको पता है टॉर्क बराबर क्या होता है बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, थीटा कांस्टेंट, करंट भी मान लो ये पूरा का पूरा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स एरिया थीटा कांस्टेंट, टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के प्रोपोर्शनल, ठीक है समझ में आया। इसलिए हमने कॉन्केव कट किया था। अब कोई पूछेगा तो आप बता लेना, कॉन्केव कट मैग्नेट क्यों यूज किया, टू प्रोड्यूस या प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। साइंटिस्ट जो थे उनको दो चीजें परेशान कर रही थी, करंट और थीटा, उनको यार कोई किसी, क्योंकि करंट चेंज करोगे, जैसे करंट चेंज करोगे रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, करंट चेंज किया तो टॉर्क चेंज हुआ, टॉर्क चेंज हुआ तो एंगल चेंज हुआ, करंट चेंज कर देते तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, दो दो वेरिएबल रहते थे। उन्होंने बोला यार ऐसा कुछ सेटअप करो कि एक ही वेरिएबल अपने को मिले, तो उन्होंने मैग्नेट को ही कट कर, ठीक। अब ये सोचने के लिए भी दिमाग लगाना, जिसने पहली बार ये सोचा होगा वो तो ना जीनियस आदमी होगा, हाँ। फर्स्ट टाइम जो भी इन्वेंशन होते हैं जो भी कुछ करते हैं तो ऐसे मान लो बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल है उसके बारे में
तो नहीं हुआ। आपने ऐसे बॉल को डाला फिर वो पीछे गिर गया। इन रियलिटी पहले क्या था पता है? वो बास्केट ही था। क्या था वो? उसमें बास्केट ही लगा रखा था। वो टोकरी वो बाल्टी जैसी नहीं होती सेफ में, डस्टबिन जैसे बाहर पड़ा हो वैसे एक सेफ ने लगा रखा था उसमें। बार बार सीढ़ियों से चढ़ के एक बंदा उतार, ठीक है, जैसे कोई पॉट करता था उसमें एक बंदा चढ़ता था फिर सोता था, उसकी ड्यूटी यही थी कि ऊपर चढ़ा फिर एक आदमी बैठा था किनारे पे देख रहा था, उसने दिमाग लगाया ऐसा बॉटम को ही कट कर, उसने बॉटम को ही क्या क्या पॉइंट मिल गया। और तो सोचो जिसने पहली बार सोचा हो उसको अच्छा सोचा है, वरना वो बार बार जा रहा है फिर, ठीक है। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसका बहुत अपोज किया गया है, क्योंकि किसी भी जीनियस आदमी को या किसी भी गिफ्टेड आदमी को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सोसाइटी सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करता है जो आप जैसे होते हैं, ठीक है। कॉमन हमारे जैसे फीचर्स होने चाहिए बस, है। हम जैसे हैं जैसे बिल्कुल हमारे, हम लापरवाह है तो वो भी लापरवाह। अगर वो आके बोल दिया, अगर 10 अंधों के बीच में एक गाना भी चला गया और उसने कुछ बोल दिया, यार देखो कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा फूल खिला हुआ, जो अंधे लोग में मार डालेंगे उसको, जिंदा नहीं रखेंगे, ठीक है, ना निकल जाओ। तो ऐसे ही भाई आप इन्होंने जब ये आइडिया दिया तो बाकी साइंटिस्ट परेशान हो, यार ये हम क्यों नहीं सोच पाए, हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं। बोला थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओ, कुछ चीजें होती है जो किताब के बाहर ही, समझ गए। तो यहाँ से एक बास्केटबॉल की स्टोरी भी आपको पता चल गई, बास्केटबॉल की जो बॉटम था उसको हमने कट कर दिया था, समझ में आया? वरना बार बार। अब थीटा कांस्टेंट हो गया, अब आगे बात चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर लिखना था तो साइड में आप लोग लिख सकते थे इसको, ठीक है। अब थीटा कांस्टेंट हो गया, यहां से क्या समझ में आया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। टॉर्क जो है वो क्या है, तो टॉर्क है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब जैसे ही टॉर्क एक्ट करेगा स्क्वायर पे, ये भाई साहब टर्न होंगे, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ठीक है, अपोज करेगा। ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, बिना, BIN, बिना, ठीक है, ऐसे आपको बिना, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, बिना। अब जैसे ही ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आए, स्प्रिंग क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो स्प्रिंग पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क काम करता है, स्प्रिंग क्या करता है, रिस्टोर। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती थी, अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आना चाहता है ना, आपने डिस्प्लेस किया तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर से वापस आना चाहेगा। तो स्प्रिंग यहाँ पे भी बस स्प्रिंग का टाइप चेंज हो गया, स्पाइरल स्प्रिंग। ये वाला स्प्रिंग लगा होता है जब आप लोग जाते हो बाइक में एयर चेक करवाते, ठीक है, मॉडर्न ट्यूब टाइप गेज बोलते हो, ठीक है, उसमें ये वाला स्प्रिंग लगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ होता है, तो वो पॉइंटर है। मॉडर्न ट्यूब जो होता है, मॉडर्न ट्यूब में जैसे एयर जाएगा, तो वो जो ट्यूब है ये ट्यूब टाइप में स्प्रिंग होता है, उस ट्यूब को सीधा करना चाहता है। जैसे सीधा करना चाहेगा तो ये पॉइंटर थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है, तो उसमें देखो 30 psi 20 psi ये सब लिखा होगा, ठीक है। चलो, अब इस पे कौन सा टॉर्क काम कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है डिफ्लेक्शन के, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन अगर कराओगे तो ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा। ज्यादा भाई देखो F बराबर KX होता था क्या, आप स्प्रिंग है, एक नॉर्मल स्प्रिंग तो आप लोगों ने पढ़ा ही, इसको ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो ज्यादा स्प्रिंग फोर्स आता था क्या, क्यों, क्योंकि F बराबर KX, यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, X। जितना ज्यादा एक्सटेंशन उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क या स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क बोलेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क, फोर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि रोटेशन की बातें हो रही है। रोटेशन में फोर्स क्या हो जाता था, टॉर्क हो जाता था। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, एक कांस्टेंट आता है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, कांस्टेंट आता है C5। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ गया, C/5। C को बोलते हैं टोरोजनल कांस्टेंट, ठीक है, टोरोजनल कांस्टेंट, टोरोजनल कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अपोज कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिख लेना रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। इतना नोट डाउन, टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देखो आपको हर एक चीज रीजन से बिल्कुल बताई जा रही है, इतने प्रॉपर रीजन किसी को भी नहीं याद होते, ठीक है। अभी कल मैं अपने ही भाई का बात बताऊं तो उससे पूछ रहा था, अब वो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी होता है, क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन में, डेल्टा वी अपॉन में वी, ठीक है, मैंने मुझे माइनस क्यों लगा, ठीक है, तो बोले कंप्रेसर हो रहा है इसलिए माइनस लगा, प्लस होता है तो मैंने बोला क्यों, कंप्रेशन हुआ तो माइनस क्यों लगाया। अब वो वैसे पढ़ लिया, ठीक है, वो पढ़ लिया है,
की कंपैरिजन में। मैंने बोला अगर तुम इस तरीके से पढ़ रहे हो तो बेकार है पढ़ना। तुम्हें प्रॉपर रीजन आप लोगों को पता है ना, जैसे जैसे वो स्पेरिकल बॉल नीचे जाता था ओशियन में, जैसे जैसे नीचे जाता था उस पर बाहर से प्रेशर इंक्रीज होता था, साइज कम हो गया। और आप लोग चेंज क्या पढ़ते थे, फाइनल माइनस फाइनल कम हो गया, इनिशियल बढ़ा, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आई थी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। और कोई भी मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रहता था, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ डिजिट, सब पॉजिटिव रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने बोला थोड़ा सा प्रॉपर रीजनिंग के साथ पढ़ो, या फिर मेरे से आओ क्लास, बोले आपसे ही पढ़ना है क्या। तो घर के लोग ऐसे तो रीस्टोरिंग था, उनको वैल्यू बाद में समझ में आता, फिर 3-4 डाउट लेके आए, तो उनको डाउट मैंने बताया। तो रीस्टोरिंग टॉर्क आपने क्या पढ़ा, सी इंटू फाइव, ये पढ़ा क्या, इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या पढ़ा है। यहाँ से डिफ्लेक्शन क्या आएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले भाई डिफ्लेक्शन बताओ तो क्या बोलोगे, बिना अपॉन में सी, यही आएगा क्या। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। ये क्या है आपका, डिफ्लेक्शन। बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेना आप लोग, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। आई क्या है, करंट इन द कॉइल, करंट इन कॉइल। यानी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या है, एरिया। और सी क्या है, एरिया ऑफ कॉइल। चलो, रोजनल, उसमें आप लोग आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। थोड़ा सा और अरेंज करते हैं इसी टर्म को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू सी अपॉन बैन इंटू फाइव, ऐसे लिख सकता हूँ। इस रिलेशन से आई इक्वल टू क्या लिखा, सी अपॉन फाइव, सी फाइव अपॉन बी ए, ये लिख दिया। तो यहाँ से ये जो टर्म आता है इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, आई इक्वल टू ए जी इंटू फाइव। ये क्या है पूरा टर्म, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, के जी इक्वल टू सी अपॉन में बी ए एन। के जी क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। पहला पढ़ेंगे इसमें करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को क्या बोलते हैं, करंट। एक यूनिट करंट जब आपने पास किया तो कितना रिफ्लेक्ट, ठीक है, रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी जो होता है वो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट। ठीक है, रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। अगर मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू रखूं, क्या आएगा, डिफ्लेक्शन क्या आएगा, हाँ, बिना अपॉन में सी डिवाइडेड बाई करंट, करंट से करंट, तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या है, ऐसे लिखो बैन अपॉन में सी। तो ये क्या, सी क्या है यहाँ पे, टोरोजनल कांस्टेंट, स्प्रिंग का टोरोजनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू रिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज। ठीक है, और आपको पता है सिंस पाई इक्वल टू बिना अपॉन में सी एंड वी इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, क्या है यार, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है यहाँ पे, बिना अपॉन में सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर, आई से आई कैंसल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आया, बैन अपॉन में सी आर।
ठीक है, ये आपका आ गया वोल्टेज चेंज। अगर कोई भी डिवाइस है वो बहुत ही स्मॉल करंट की वजह से भी अगर वो हमें रिफ्लेक्ट हो गया, स्मॉल वैल्यू अगर स्मॉल चेंज किया, वो भी हम देख पा रहे हैं स्मॉल चेंज की वजह से। मतलब हमने स्मॉल चेंज किया डिवाइस में, करंट में बहुत ही स्मॉल चेंज, हमें स्मॉल चेंज पे भी हमें डिफ्लेक्शन मिला, तो हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी अच्छी है ना। मिली एम्पियर्स में चेंज किया करंट को, तो भी निडल क्या होगा, अब क्या बोलोगे, डिवाइस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अब पता चला आप बोल रहे मिली एम्पियर तक करते डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, 1 एम्पियर तक कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो जब बहुत ही बिगर वैल्यू के लिए वो निडल डिफ्लेक्ट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये सेंसिटिविटी से कम है। वेरी स्मॉल चेंज के लिए भी अगर डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव है ना, तो स्क्रीन बहुत सेंसिटिव है। और हम लोग बाहर निकाल, कुछ नहीं होता है, जलाते रहते हैं। ओके, तो सेंसिटिव मतलब समझ पा रहे हो क्या है, वेरी स्मॉल चेंज पे भी अगर कुछ आपने किसी पैरामीटर से बहुत स्मॉल चेंज किया, वो भी हमें नोटिसेबल है, तो क्या बोलते हैं, डिवाइस सेंसिटिव। अगर आपने चेंज करते करते कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, डिवाइस कम सेंसिटिव। समझ पाए। अब उसमें हमने डिफाइन किया था दो टर्म, करंट सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब ये लाइन नहीं लिखवा सकता सेंसिटिविटी ये होती, तो दो चीजें अपने पास निकल गई, करंट सेंसिटिविटी बैन अपॉन में सी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी बैन अपॉन में सी आर। अच्छा, आप लोग करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है। यहाँ से क्या लिख सकते हो, करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू, सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता जाऊं, कॉइल के टर्न्स बढ़ाते चले जाऊं, कॉइल के टर्न्स बढ़ाते चले जाऊं, तो करंट सेंसिटिविटी का इंक्रीज होगा, चेंज होगा ना। यहाँ यहाँ क्या है, आप बताओ। हाँ, अगर मैं कॉइल के नंबर, एक कॉइल है उसका लेंथ एल, 2 टर्न किया, 3 टर्न किया, तो लेंथ भी तो बढ़ रही है। आप जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, कॉइल की लेंथ भी इंक्रीज हो रही है टोटल। पहले एल लेंथ मान लो, एक कॉइल था, एक कॉइल का टोटल पेरीमीटर मान लो एल, आपने 2 कॉइल लगा दिए, 3 कॉइल लगा, 3 कॉइल का टोटल लेंथ कितना आ गया, 3 एल। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। जब आप लेंथ बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाया, तो लेंथ भी बढ़ा, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न था, तो रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, मतलब ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। वोल्टेज ये बढ़ाया, ये भी बढ़ेगा, उसी रेशियो में बढ़ा, ये एन टाइम्स हो गया, ये भी एन टाइम्स हो गया। मतलब अगर आपने बोला 3 कॉइल लगा दिया, तो यहाँ एन की वैल्यू 3, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 आर, 3 आंसर। तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, ठीक है। यही से क्वेश्चन आएगा सेशन में, अगर आएगा तो यही से आएगा, ठीक है। इस लाइन को नोट करके लिख लो, करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो, करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। यहाँ बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहा था सर, अगर आपने लेंथ बढ़ाया कॉइल का, तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ाया एन टाइम्स। भाई रेजिस्टेंस क्या होता था, रो एल बाई ए, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो नोट लगा के लिखो, यहाँ नोट लगाइए, आफ्टर आफ्टर इंक्रीजिंग number of turn, after increasing number of turn, current sensitivity increases, current sensitivity पूरा लिखो आप लोग, current sensitivity, current sensitivity, current sensitivity increases, increases, ठीक है। and voltage sensitivity remains same, and voltage sensitivity remains same, करंट सेंसिटिविटी को हाईलाइट कर लेना आप लोग, इंक्रीजेस, और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम, ठीक है। तब करंट क्या हुआ, कंप्लीट, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होगा आज के लिए।